नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज और इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से एक शिष्टाचार मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मनमानस में राम नामक पुस्तक भेंट की है। तो मनमानस में राम नामक ये पुस्तक आनंदीबेन पटेल को भेंट की है कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिनसे एक शिष्टाचार मुलाकात योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए हैं और साथ ही ये पुस्तक भी भेंट की है जिसका नाम है मनमानस में राम। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पुस्तक भेंट की। साथ ही आपको बता दें कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें योगी आदित्यनाथ एक बार फिर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वहीं लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियां इस वक्त तेज हो चुकी हैं। कान्हा स्टेडियम को कुल 12 ब्लॉकों में बांटा गया है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए 12 ब्लॉकों में इस स्टेडियम को बांटा गया है। हर ब्लॉक में 4 अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। 12,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। तो तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से वहां पर चल रही हैं, क्योंकि 25 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और कान्हा स्टेडियम ये वही जगह जहां पर ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसीलिए तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाया जाए और भी जितना भव्य हो सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, यानी कि तमाम जो बड़े नाम हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, उसकी संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी की बैठक आज संपन्न हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। संगठन से पूरे राज्य के लोगों को आना है। राज्य के सभी मंदिरों में प्रातःकाल 25 को स्वच्छता अभियान चलाकर पूजा पाठ करना है राज्य के कल्याण के लिए। राज्य के अंदर मंच, माइक, सजावट, ये सभी की व्यवस्था हुई है, बटी है और कार्यकर्ता जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है वह पूरी तैयारी करेंगे। बाकी लोग उस दिन अपना शपथ लेंगे और राज्य के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कितनी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं? हजारों में आ रहे हैं कार्यकर्ता, बड़े पैमाने पर शपथ। वहीं आजमगढ़ में अचानक से सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के आवास पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और सीट बढ़ी है, तो कैसे वो हारे हैं। ये भी कहा कि जिस प्रकार से काउंटिंग को धीरे किया गया, कई जगह पर रिकाउंटिंग के नाम पर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया गया। वाले समय में समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और नीचे ले जाएगा। बहुमत से क्यों दूर रहे, इस पर कुछ विचार में? देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग समीक्षा है, लेकिन समीक्षा ना हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बहस ना हो, इसलिए वो कश्मीर फाइल्स लेके आ गए। कश्मीर फाइल्स इसलिए लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जो हुआ है उस पर बहस ना हो, समीक्षा ना हो, क्योंकि जन भावना कुछ और थी, जनता कुछ और सोच रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और आया। अब तो हम यही कह सकते हैं, जो कश्मीर फाइल्स में पैसा इकट्ठा हुआ है, जो इतने बड़े पैमाने पे फिल्म देखी जा रही है, कम से कम उसके मुनाफे से जो कश्मीरी लोग जिनको विस्थापित करने के लिए खर्च होना चाहिए, और कम से कम बीजेपी को ये काम तो करना चाहिए। बीजेपी जब इतना प्रचार कर रही है, इतना आगे बढ़ा रही है कश्मीरी फाइल्स को लेकर के, तो उससे कमाए हुए पैसे से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होने का काम भी होना चाहिए। वाले समय में युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने बलिया में दर्जन भर गांवों में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। रोहित सिंह ने बासडीह रोड स्थित शीतल दफनी शेर छाता
रघुनाथपुर, चंद्रपुरा सहित दर्जन भर गांवों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बलिया का विकास, पूर्वांचल का उत्थान और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हमारा अभियान जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते हैं इस वक्त उत्तराखंड का। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक लंबे समय के बाद में करीब 10 से 11 दिन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया और पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही एक बार फिर से मोहर लगाई गई है। तो और ये इस मोहर लगने के बाद में अपने आवास पहुंचे हैं और उनके आवास पर शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग पहुंच रहे हैं, काफी भीड़ वहां पर, और साथ ही उनके तमाम समर्थक भी इस वक्त वहां पर मौजूद है जो लगातार शुभकामनाएं उनको दे रहे हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर के। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास की, ये सीधी तस्वीरें जहां पर पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 10 तारीख को नतीजे आए थे और आज 21 तारीख को यह साफ हुआ है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, ताज किसे पहनाया जाएगा उत्तराखंड का। युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने बलिया में दर्जन भर गांवों में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात की। रोहित सिंह ने बांसडी रोड स्थित शीतल तपनी, शेर, छाता, रघुनाथपुर, चंद्रपुरा सहित दर्जन भर गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बलिया का विकास, पूर्वांचल का उत्थान और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हमारा अभियान जारी रहेगा। साथ ही कहा कि भारतीय राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। बलिया की तरक्की, पूर्वांचल का विकास, उत्तर प्रदेश का उत्थान, यह संकल्प है युवा चेतना का। आज लगातार बलिया के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प हमने लिया है। हमारा प्रयास है कि भारतीय राजनीति में बढ़ रहे भाई भतीजावाद को समाप्त किया जाए। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए बलिया से हमने अभियान का शंखनाद पुनः शुरू किया है। बलिया की वहीं विधान परिषद की मुजफ्फरनगर सहारनपुर सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी मुकाबले के लिए तैयार है। बीजेपी ने वंदना मुदित वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद आरिफ को अपना उम्मीदवार बनाया है। और वहीं चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुशील कुमार शर्मा भी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। सपा प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ चुनाव जीतने का दावा किया है तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने जीत का दावा करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। बिल्कुल जीत होगी जी गठबंधन की। हमारी जो कैंडिडेट्स हैं जितने हमारे 16 में से 9 सीटें हमारी पहले ऑलरेडी जीत रखी है हमने, और हम सोचते हैं कि हमारी सरकार है यहीं पर अभी भी। और हमारे पास में ऐसे जो हमारे सेन साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये लोग हमारे साथ हैं, सब खड़े हुए हैं, तो हमारी जीत 100% पक्की है जी। अच्छा, आप जीतते हैं तो क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या? सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो शिक्षा के ऊपर रहेगी, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे रहेगी, जो हमारे पहले से जो काम बाकी है उनको पूरा करने पे रहेगी, जो गरीब मजदूर के लिए हक के लिए आवाज़ उठाने पे रहेगी। मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा क्योंकि पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और निर्दलीय की स्थिति ये है कि भाई जितने लोग आज यहाँ हैं ये बहुत परेशान हैं। कोई भी इन्हें आज तक इनका अधिकार नहीं दिला पाया और इनसे वोट ले लें और फिर रल जाएं। अब की बार इन सब लोगों ने अपना मत बनाया है कि वोट जो है हम अधिकार को देंगे और अधिकार की ही वोट होगी, क्योंकि हर आदमी यहाँ इसलिए परेशान है ना उसे काम मिलता, और सबसे ज़्यादा परेशानी तो अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य को है, क्योंकि वो बेचारा जो है एक बीडीसी की तरह जो है इस्तेमाल किया गया है अब तक। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि हमारी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता को, और इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी रहूँगी अपने सारे जिला अध्यक्षों की और सारे हमारे मिल के जो हमारे साथ विधायकगण हैं, सारे लोग, सब लोग उपस्थित हैं, और सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ नीचे से ऊपर तक के हैं। उन सभी का मैं अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो बड़ी मात्रा में यहाँ आए और वो इसी खुशी और इसी लहर के साथ हमें जिताएंगे भी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।
वहीं रायबरेली के ऊंचाहार तहसील के एसएन शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में छात्राओं के शोषण का एक मामला सामने आया है। प्रवेश पत्र के नाम पर छात्र छात्राओं से 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं। न्यूज वन इंडिया के कैमरे के सामने छात्र छात्राओं ने अपना दर्द भी बयां किया है। तो प्रवेश पत्र के लिए 100-100 रुपए छात्र छात्राएं वहां पर देते हुए नजर आए हैं और न्यूज वन इंडिया के जरिए इन छात्राओं ने अपील भी की है और ये इनका दर्द भी सामने आया। तो छात्र छात्राओं का शोषण कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश पत्र के लिए 100-100 रुपए दिए गए हैं। उनके एग्जाम से पहले जो प्रवेश पत्र दिया जाता है, पहले 100 रुपए लीजिए और फिर प्रवेश पत्र दिया जा रहा है। तो हालांकि न्यूज वन इंडिया लगातार इस तरह की खबरों को प्रमुखता से उठाता रहा है। एसएन शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला सामने आया है। कौन सी क्लास में हो आप? आज प्रवेश पत्र मिल रहा था। कितने पैसे लिए हैं प्रवेश पत्र के? अच्छा, सबसे लिए हैं? सब लड़कियों से लिए हैं। कब से है एग्ज़ाम? 24 तारीख से। वहीं वाराणसी पुलिस के लिए सिरदर्द बना मनीष सिंह अब आखिरकार एसटीएफ के हाथ मुठभेड़ में ढेर हो ही गया है। मनीष पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मनीष सिंह को लोहता थाना इलाके के रिंग रोड पर मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ की गोलियों का निशाना बना। मनीष के ऊपर अलग अलग थानों में और इलाकों में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। मनीष 26 नवंबर 2020 को मुठभेड़ के दौरान फरार हुआ था, जबकि उसके साथी बाबू उर्फ किट्टू को पुलिस ने वहीं मार गिराया था। चौका घाट स्थित काली मंदिर के पास हिस्ट्री शीटर अभिषेक सिंह प्रिंस और ट्रॉली चालक के हत्या के बाद पुलिस ने इनाम की राशि 1 से 2 लाख रुपए कर दी थी, जिसके बाद में अब एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता आज हाथ लगी है। वहीं प्रतापगढ़ में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी मधुरिमा सिंह और केएन ओझा ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से नामांकन किया। बीजेपी प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह ने भी वहीं से पर्चा भरा और इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और सदर नवनिर्वाचित विधायक राजेंद्र मौर्य भी वहां पर मौजूद रहे। एमएलसी चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बीजेपी और सपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। 9 अप्रैल को एमएलसी का चुनाव होना है। वहीं अगली खबर मेरठ से, जहां पर एमएलसी चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था और बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने आज आखिरी दिन नामांकन किया। इस दौरान पार्टी के विधायक और सांसद मौजूद रहे। नामांकन के बाद धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि मेरठ और गाजियाबाद में वो जमकर काम करेंगे, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, और वो जनता का विश्वास खोने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में अभी सरकार बनी है, 2/3 बहुमत की सरकार बनी है। इससे सिद्ध होता है कि पूरा प्रदेश की जनता, प्रदेश के जो अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि वो सब पार्टी के साथ हैं और निश्चित रूप से जो एमएलसी के चुनाव है स्थानीय निकाय के, इसमें हम पूर्ण बहुमत प्रत्येक सीट पर प्राप्त करेंगे और प्रदेश की सभी सीटों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश वहीं बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरएलडी प्रत्याशी सुनीता शर्मा को नामांकन करने से रोकने का आरोप है। काफी गहमा-गहमी के बाद आरएलडी सपा गठबंधन प्रत्याशी ने बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर सीट से नामांकन किया। सुनीता शर्मा नामांकन के बाद गठबंधन प्रत्याशी ने जीत का दावा भी किया है। हमारी सुनीता शर्मा जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरनिया, वो हमारी एमएलसी की प्रत्याशी हैं बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर से और राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी है और हम जोर तोड़ से प्रजातंत्र पर चुनाव लड़ेंगे और हमारे सामने कोई नहीं है, हमारी टक्कर में कोई नहीं है, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। वहीं फर्रुखाबाद में भी एमएलसी चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी से भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी हरीश यादव के कपड़े फाड़ दिए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सपा प्रत्याशी को कलेक्ट्रेट में बने नामांकन कक्ष में भेजा। ये बवाल डीएम कार्यालय पर भारी फोर्स की तैनाती के बाद भी हुआ।
वहीं खबरों में बात करते हैं अब हमीरपुर की, जहां पर बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे के आदी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नशे का आदी और मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। ललपुरा थाना अंतर्गत कलौली जार गांव में आज लाला राम विश्वकर्मा, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, अपनी 80 वर्षीय मां को पहले कुल्हाड़ी से काटा और उसके बाद से उसका गर्दन भी उसने अलग कर दिया और घर में उसे जला रहा था। पड़ोसियों ने देखा, उसके बाद से फिर इसकी सूचना थाना पुलिस को दिया गया। पुलिस द्वारा आकर के इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और संपूर्ण कार्रवाई इसमें की जा रही है। वहीं बुलंदशहर में पारिवारिक कलह की वजह से पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद महिला के परिजनों ने ससुराल में जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के कुतुबपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं बहराइच में हो रहे एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी से डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने अपना नामांकन किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा की सियासत पर काबिज हुई है। सरकार की ओर से जो भी जन कल्याणकारी नीतियां चलाई जा रही हैं, उसे पूरी निष्पक्षता के साथ समाज के बीच लाकर रखने का कार्य वो करेंगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी हम लोग विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं प्रचंड बहुमत के साथ। और सरकार में जो भी हमारी योजनाएं, जो भी कार्य सरकार करेगी, उसको मैं भी निष्ठापूर्वक अपने क्षेत्र में पूरी समर्पण भाव के साथ उसको अपने लोगों के लिए करती रहूँगी। पहले भी कर चुकी हूँ और अब भी करती रहूँगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। तो डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने आज बहराइच में अपना नामांकन किया है एमएलसी के लिए और अब इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी दायित्व है, उसे वो जरूर निभाएंगी और जनता के बीच निष्पक्षता से काम करने का भी दावा करती हुई प्रज्ञा त्रिपाठी नजर आई हैं। बहराइच के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर थाना टीला मोड़ पुलिस और बदमाशों की एक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करा दिया है। तो गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। को सूचना मिली थी कि बंथला नहर पुलिया से निकलने वाला है। उसमें हम लोगों ने उसकी घेराबंदी की थी। घेराबंदी के दौरान ही जब वो निकला, जब हम लोगों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया हमारी टीमों ने, तो उसने जान मारने की नीयत से हमारी टीम पर फायर किया, जिसपे जवाबी फायरिंग में उस पर जब हमारी टीम ने फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी है। घायल को अस्पताल भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। को सूचना मिली थी कि बंथला नहर पुलिया से निकलने वाला है। उसमें हम लोगों ने वहीं हापुड़ में कार सवारों की हुड़दंगी का एक वीडियो सामने आया और कार में सवार युवक जमकर हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। हुड़दंग मचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। मामला थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला इंद्रगढ़ी का बताया जा रहा है। वहीं रायबरेली में दुकान
पर सामान खरीदने गए युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। हमले में घायल युवक को आनन फानन में CHC ऊंचाहार भेजा गया, जहां हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के उमरन गांव का बताया जा रहा है। फिर हम वहाँ पहुँच के बात करते हैं। कहाँ? यही किससे पास फोन करवा रहे हैं। वहीं बुलंदशहर में युवक ने फावड़े से 5 किसानों को काटने का मामला इस वक्त सामने, और इतना ही नहीं, राहगीरों को भी उसने अपना निशाना बनाया। इलाज के बाद कई किसानों की मौत हो गई। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जब किसान खेतों में काम कर रहे थे, ठीक उसी समय युवक ने फावड़े से उन पर हमला बोल दिया। एक महिला समेत 5 किसानों पर हमला किया गया। मामला खानपुर थाना क्षेत्र के माजरा परवाना के गांव का बताया जा रहा है। 2 मरे हैं और एक जो गया था उसमें मर गया था, नत्थी सिंह बता रहे हैं। वो लाद करके 4 पहले चले गए। हेलो, पानी में तो इनका तो नत्थी सिंह नाम है और एक का प्रेमपाल नाम है और प्रेमपाल जी घर वाली है और एक नौरंग है। जो मार रहा है उसका क्या नाम है? उसका बल्लू। पिता का नाम जो राम सिंह। कितने पे हमला कर दिया आपने? हमला 3 पाली में। क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह जी। बताओ क्या 3 पाली में मार दिए? 3 पाली में मार दिए। अच्छा, यहाँ क्या? हाँ, बम में पड़े। और यहाँ की क्या स्थिति? यहाँ 4 मार दिए। यहाँ 4 मार दिए। तेजपाल सिंह घायल है। तेजपाल सिंह घायल है। यहाँ 5 में लोग वो घायल है। और अगली खबर अब लखनऊ से, जहां पर लापता युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल आपको बता दें कि 8 मार्च को ये युवती गायब हुई थी और 13 दिन के बाद भी पीजीआई पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। युवती के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है युवती का पिता, और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पिता ने भी आरोप। पीजीआई पुलिस अभी तक मुकदमा दर्ज कर रही है।